जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी में। मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर अवेलेबल हूँ POL 301 यानी पोलिट। आप देख सकते हो 23-24 का ये पेपर आपका है। और पेपर के टाइटल की बात करें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, ये आपका पेपर का टाइटल हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से संपन्न हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपसे कहूंगा कि वीडियोस को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो POL 301 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे थे, उसमें हमने 28 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में कर लिया था। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 से 50 तक पूरा कवर करेंगे। स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के बीच, वीडियोज को लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ, पूरा जुड़े रहिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट होगी या कोई कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट भी करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ अमेरिकन सिस्टम। तो अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो पॉकेट वीटो ये तो होता है, ठीक है। दूसरा, सेनेट्रियल शिष्टाचार ये भी रहेगा, देखिए ये भी होता है। और फ्ली बस्टरिंग होता है, फ्ली बस्टरिंग होता है, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जो सामूहिक जिम्मेदारी, जिसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, ये किसकी व्यवस्था है? आपने अगर हमारा पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये डेमोक्रेसी में खास करके भारतीय संसद की जिम्मेदारी में आता है। तो ये भारतीय सरकार की विशेषता है, ना कि ये अमेरिकन सरकार की विशेषताओं में आता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय शासन प्रणाली में होता है, ठीक है। तो ये अमेरिका का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली अब अभी अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में आ गया है। तो ब्रिटेन में क्या नहीं होता स्टूडेंट? देखिए, अब पहले मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। तो प्रशासनिक न्यायालय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होते हैं, जूरी सिस्टम भी होता है, और संगठन का एकल रूप, नो सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? अब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये उसकी विशेषता नहीं। बाकी विशेषता है, वहां पे जुडिशियल सिस्टम भी होता है। अगर रहेगा, अभाव दे दिया, अगर लिखा था न्यायिक समीक्षा का उपलब्धता, तो होती है, लेकिन अभाव नहीं होता है। तो यानी न्यायिक समीक्षा भी वहां होती है, ठीक है। अगर कोई फैसला आ जाए तो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। तो ये उसकी विशेषता नहीं है, अभाव नहीं है, वहां पे विराजमान है, मतलब आप कह सकते हो। स्टूडेंट थोड़ी सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियोस करा दूं एग्जाम से पहले। बोलने में गला दर्द हो रहा है। राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यानी किसने स्टेट को कहा कि स्टेट इज नथिंग मोर देन अ मशीन फॉर ऑपरेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर। यानी ये जो क्या करता है, जो राज्य है, जो राज्य में, राज्य एक यंत्र है, एक टूल है, जिसके द्वारा एक जो वर्ग है, यानी वन क्लास, जो एक क्लास है, वो दूसरे क्लास का क्या करता है? शोषण करता है। तो ये किसका कथन है? और ये एक क्लास कौन है? जो धनी क्लास है, जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वही क्या करता है? निम्न वर्ग का शोषण करता है। जिसके पास धन है, जो अमीर वर्ग है, वही गरीब वर्ग का शोषण करता है। ये मार्क्स और एंजल्स ने कहा। एंजल्स का भी नाम आ जाए तो आप मार्क्स और एंजल को एक साथ ही समझिएगा। कहीं कहीं बस एंजल्स मिल जाएगा तो भी बस एंजल्स को ही लगा देंगे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी किसने दी थी? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी हुआ है कई बार। ये मोंटेस्क का सिद्धांत है, ठीक है। मोंटेस्क ने सेपरेशन ऑफ पावर थियरी दिया था, ठीक है। और इन्होंने शक्ति का पृथक्करण किसके किसके बीच में किया था? तो इसने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर का सेपरेशन एंड बंटवारे की बात की थी। और मोंटेस्क कहां से थे? फ्रांस से थे। कहां से संबंधित थे? फ्रांस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। अब क्या होता है? पॉजिटिव लिबर्टी। तो सकारात्मक स्वतंत्रता, अब देखिए ये इसमें नाम में भी पॉजिटिव लिबर्टी दिया है, तो इसका क्या अर्थ होता है? फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो पॉजिटिव लिबर्टी है, ये फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी स्वतंत्रता जिम्मेदारियों के साथ,
इसकी बात करता है, जिम्मेदारियों के साथ स्वतंत्रता की बात करता है। और ये कहता है कि जो फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एक्सटीरियर रिस्ट्रिक्शन, एक्सटीरियर मतलब बाहरी रोक टोक के बिना स्वतंत्रता, लेकिन आंतरिक रोक टोक है, क्योंकि जहां जिम्मेदारियां होती है कि जैसे एक स्टूडेंट, आप इसको ऐसे समझिएगा कि पॉजिटिव लिबर्टी वो होती है कि हम जो करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसी तक जब तक दूसरे का हित प्रभावित ना हो, तो हम बाहर से बाध्य नहीं है, हम अंदर से नैतिकता के नाते बाध्य हैं। तो ये क्या होता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का मर्डर करने की स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी प्रतिबंधों, कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, बिल्कुल। और ये प्रतिबंध बाहर से नहीं होते हैं, इंटरनल होते हैं, ठीक है, ये सही है। प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता नहीं, ये गलत है, कई लोग लगा देंगे ना, लेकिन ये गलत है स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सॉरी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कर, एक राज्य जो नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो कहलाता है। जो जो गवर्नमेंट स्टूडेंट को, सॉरी, जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विस यानी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, उस राज्य को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। जो अपने जो नागरिकों को बहुत सुविधाएं प्रदान कराता है वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विस देता है वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट जो होते हैं वो किस पे जोर देते हैं, तो जो प्लूरलिस्ट होते हैं, ठीक है, प्लूरलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये ताकत के बंटवारे पे जोर देते हैं। बहुलवादी जो होते हैं वो ताकत के बंटवारे पे जोर देते हैं। और ये किस पे, ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप, यानी डिफरेंट ग्रुप अलग अलग वर्गों में और उस चीजों में पावर एंड शक्ति के बंटवारे की वकालत करते हैं। तो ये किसको महत्व देते हैं, समूह को और संघों में, क्योंकि ये समूह और संघ में ही पावर को बांटने की बात करते हैं, यानी ग्रुप और एसोसिएशन को ये महत्व देते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट से संबंधित नहीं है, तो कह रहा है सोशल सिक्योरिटी होती है, क्यों ना बोला ना, वो आपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं देगा, तो उस भाई सुरक्षा भी देगा, लोकतंत्र भी रहेगा और सामाजिक न्याय भी रहेगा। क्या नहीं रहेगा, राज्य विहीन व्यवस्था थोड़ी रहेगी, वहां पे उनके रहने अच्छे खासी व्यवस्था रहेगी, उनका रहना खाना पीना सब निश्चित होगा। तो यही इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस, तीनों इससे संबंधित है। उदारवाद का मूल लक्षण है, उदारवाद का, जिसको आप कह सकते हो लिबरलिज्म, या इसका मूल यानी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है, जो उदारवाद है ये किसकी बात करता है, तो स्टूडेंट ये सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी और इकोनॉमी की बात नहीं करता है। उदारवाद, सॉरी देखिए, उदारवाद स्टूडेंट पहले तो बता रहा हूं, पहले ये फ्रीडम की बात करता है, पहले स्वतंत्रता मिलेगी। मैंने इससे पहले पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन में बताया था, इसी वीडियो के पार्ट 1 के क्वेश्चन 301 के पार्ट 1 के क्वेश्चन में भी बताया था कि देखिए सबसे जो मेन करेक्ट, अब यहाँ बेसिक पूछ लिया, यानी मूल पूछ लिया, बेसिक पूछ लिया, तो बेसिक क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम, लेकिन ये किस पे और जोर देता है, तो ये समानता पे भी जोर देता है। ये किस पे जोर देता है, समानता पे भी जोर देता है, लेकिन मूल लक्षण इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन ए ही राइट होगा, ये भी आप समझ लीजिएगा, ये भी होता है। अगर क्या क्या लक्षण है तो इसमें आ जाएगा सब, अर्थव्यवस्था नहीं आएगा लेकिन समानता आ जाएगा, तो ए सी दोनों हो जाता, लेकिन मूल तत्व तो इसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है। तो ऑप्शन ए ही राइट रहेगा। मेरी बातों को हो सकता है आप थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन समझिएगा, और आप जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे वो समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करा है, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, यानी राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसने कहा, तो राज्य को एक आवश्यक बुराई जॉन लॉक भी मानते हैं, जॉन लॉक मानते हैं। और ये क्या थे, इंडिविजुअलिस्ट थे, ये क्या थे, इंडिविजुअलिस्ट, जिसको व्यक्तिवादी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे, तो ये और जो नेसेसरी एविल कह के इंडिविजुअलिस्ट मतलब व्यक्तिवादी, ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिस्ट, ये सारे इसमें आते हैं। और राज को आवश्यक बुराई, ये व्यक्तिवादी सिद्धांत के लोग मानते हैं। इसी को निगेटिव लिबर्टी का सिद्धांत भी बोला गया था। स्टेट इज अ नेसेसरी एविल यानी ये तो स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं है जरूर, लेकिन ये बुराई है, तो इसीलिए इसको निगेटिव लिबर्टी यानी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात भी के रूप से इसको जोड़ा गया था। समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा, समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है स्टूडेंट,
तो समाजवाद का मुख्य लक्षण जो है वो क्या होता है, कह रहा सामाजिक आर्थिक न्याय, ये तो ठीक यही है, पहला ही एकदम सही दिया, सामाजिक और आर्थिक न्याय, यानी सबको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, समाजवाद का मुख्य लक्षण है। केंद्रीकरण नहीं होता है उसमें, केंद्रीकरण आपका कैपिटलिज्म में होता है, ठीक है, पूंजीवादी में होता है। अगला क्वेश्चन, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है, यानी फ्री लेबर कौन कराना चाहता है, उदारवाद नहीं, पूंजीवाद, बिल्कुल यही तो चाहता है कि इसको फ्री में काम करने वाले लोग मिल जाए और इनका काम अच्छे से चलता रहे। ये बहुत, या तो बहुत कम दे, देना भी पड़े तो क्या करे, बहुत कम देगा। ये कैपिटलिस्ट सोचते हैं, यानी कम खर्चा ज्यादा चर्चा, यानी कम लागत ज्यादा फायदा की बात कैपिटलिस्ट ही करता है। बाकी समाजवाद तो उनके उनके उत्थान की बात करता है, लेबर की, मुक्त श्रम की बात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतंत्र किस सिद्धांत पे है? तो स्टूडेंट कह रहा कानूनी संप्रभुता, नहीं, लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता। लोकतंत्र किस पे चलता है? पॉपुलर सोवरेनिटी का एग्जांपल है, बी हमारा राइट होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऑब्लिगार्ची, इसके बारे में अभी मैंने बताया था, आयरन लॉ ऑफ ऑब्लिगार्ची कौन दिया था, ये भी मैंने इस पे बात की थी। तो कौन दिया हुआ है स्टूडेंट? लोग, और इसको बताया था कि ये कैसे नहीं थे, तो पार्ट 1 में भी इस पे डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था। तो आयरन लॉ ऑफ ऑब्लिगार्ची कौन दिया था? रॉबर्ट मिकेल्स, ठीक है, तो रॉबर्ट मिसेल्स ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी पैरेटो और मोस्का इससे संबंधित नहीं है। तो रॉबर्ट मिकेल्स, रॉबर्ट, इनका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट मिकेल्स, और रॉबर्ट मिसेल्स ने 1911 में इस सिद्धांत को दिया था कि क्या ईयर था? 1911, और उनकी बुक का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नामक पुस्तक में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। स्टूडेंट तबियत नहीं ठीक है, फिर भी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, अब बोल रहा है इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है कहाँ? तो कहाँ पे, मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी होगा, यानी जो आप धन का काम है, यानी मतलब लेन देन का काम कैसे आप आराम से कर पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे? तो समाजवाद में नहीं, कैपिटलिस्ट में हाँ। पूंजीवाद में आर्थिक रूप से क्या होता है? पूंजीवादी, पूंजीवादी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिले, कम से कम रोक टोक हो, यानी पूंजीवादियों को पूरा एकदम छूट चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, और हम पे रोक कम से कम लगे। तो पूंजी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है? कम से कम रोक की बात करती है, और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है। अब हर देश धीरे धीरे पूंजीवादी की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि उनको विकास करना है, देश सब बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ मिलती है? पूंजीवाद में मिलता है, और पूंजीवाद में मिलता है, पूंजीवादी देश की बात तो छोड़ दीजिए। पूंजीवादी, पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? तो स्टूडेंट पूंजीवाद का अंतिम चरण जो है उसको उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं वो? अब साम्राज्यवाद देखिए, वो जो पूंजीवाद होता है वही क्या बन जाता है? साम्राज्यवाद बन जाता है। साम्यवाद तो है नहीं, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने जो, ठीक है, तो 1916 के आसपास ये किताब लेनिन ने लिखा था। लेनिन ने किताब लिख के इस बारे में बताया था कि लास्ट स्टेज, वो द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसे करके उसकी एक किताब आई है 1916 में, लेनिन ने लिखी है। और इस बात को नोटिस किया था कि लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है? इंपीरियलिज्म होता है। लेनिन ने इस पे एक लेख लिखा था, किताब लिखी थी, और उसका नाम था द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसे करके, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, इस तरह करके कुछ किताब का नाम था। पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है, यानी मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है? तो करा नकारात्मक, सकारात्मक, राजनीतिक और तटस्थ। तो स्टूडेंट जो क्लासिकल यानी पारंपरिक उदारवाद का चरित्र क्या था? नकारात्मक था, क्योंकि ये ज्यादा इंटरफेयर करने में यकीन नहीं करता था, नकारात्मक था, चीजों में इंटरफेयर करने पे यकीन नहीं करता था। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का जो करेक्टर था वो क्या था? निगेटिव था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बना के उसने क्या ही किया है। तो कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है? तो स्टूडेंट इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में है, भारत की भी, वहां पे भी जाके आप सिटीजनशिप ले सकते हो और किसी और देश के भी सिटीजन रह सकते हो, और ये व्यवस्था यूके में नहीं है, और स्विट्जरलैंड में भी है। तो दोनों में है। अब आप जो भी समझ लीजिए, बोथ आर राइट,
लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल इसका अमेरिका है, लेकिन स्विट्जरलैंड भी इसका एग्जांपल है जहां पे डबल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता मिलती है। तो दोनों में से जो भी लगा देंगे वो सही है, ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऑप्शन मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसने दोनों में से कोई लगाएगा दोनों सही माना जाना चाहिए। और पॉपुलर एग्जांपल क्या है, अमेरिका। जैसे एक होता है ना नाम मुंह पे चढ़ा है अमेरिका, तो अमेरिका का ही ज्यादा लगाते हैं लोग, लेकिन सही दोनों है, गलत कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मैच करें, यानी सही से मिलान करके बताएं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सामूहिक जिम्मेदारी। मैंने बताया था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होती है, भारत में होती है। तो ये पहले का पहला एकदम सही है। बहुदलीय प्रणाली कहाँ पे पाई जाती है, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो दूसरा का चौथा, जनमत संग्रह कहाँ पे किया जाता है, जिसको रेफरेंडम कहते हैं, तो ये आपका यूके में होता है, यानी इंग्लैंड में होता है। कानून की उचित प्रक्रिया यूएसए, तो डी का 2। तो इसके हिसाब से अब मैच मैंने बता दिया, आप सही ऑप्शन देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से डी सही हो बैठ रहा है जो मैंने मैच बताया, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया चला जाएगा, ए का 1, बी का 4, सी का 3rd और डी का 2nd, ठीक है। चलिए एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब कौन सा सही है, तो कह रहा है कथनों, अब कह रहा है पढ़ लेते कथन, एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। नहीं, ये गलत है। समाजवादी राज्य यथास्थिति, जैसी स्थिति है मतलब कोई दबाया जा रहा है कोई, और जो स्थिति पहले की है उसका समर्थन करता है, नहीं। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या, एक समाजवादी राज्य भूमि और खानों यानी माइंस, जहां से कोयला सोना निकलता है, का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। बिल्कुल, वो चाहते हैं देश की संपत्ति है तो वो किसी एक को ना मिले, सब पे उसका अधिकार रहे, थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो, पूरे देश की संपत्ति वो बनी रहे। तो ये ठीक लग रहा है। करें एक समाजवादी राज्य स्वतः प्रजातंत्र का विरोधी है, गलत। यहाँ डेमोक्रेसी होती ही होती है, तो ये चाहते हैं मतलब समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, नहीं। मुक्त व्यापार का समर्थन कैपिटलिस्ट कहता है, पूंजीवादी करता है, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया, ये सब बातें भैया आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का में क्या था, आरंभक यानी इनिशिएटिव तो होता है, पहला सही है। जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, ये भी होता है डायरेक्ट। प्लेबिसाइट ये भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हो ये जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सार्वभौम सबको ना मिले, हो सकता है कुछ लोगों को मिल जाए। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, कि लोकतंत्र केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है। तो लोकतंत्र केंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कहां से संबंधित है। तो स्टूडेंट डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन में कौन कौन से देश आते हैं, चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब आते हैं। तो चीन हमको यहीं पे मिल जा रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका चाइना। ये होता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन यानी लोकतंत्र केंद्रीकरण में ये शामिल देश है। इसमें चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया प्रमुख देश होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा। स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए बाकी क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कवर कर दिए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक बार फिर से कहेंगे फ्रेंड से शेयर करेगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा, और साथ ही साथ हमें बताइएगा कि आप किस और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, हम उसको जल्दी से लेके आपके लिए आने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जामिनेशंस के लिए हमारी माई डी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।